So hello everyone, welcome to Ticker. I am Priyanka Singh and yes, आज we are going to enter in the practice mode of our theory. तो अगर आपकी theory complete हो गई है, नहीं भी हुई है, revision कर रहे हैं, कोई बात नहीं. You have to get into the action before like 20-30 days before your examination. तो आपको कैसे एक्शन में आना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व करें. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक स्टेप जो आपको फॉलो करनी है. विदाउट फॉलोइंग दिस आप एग्जाम में मत जाएं. नहीं. ओके. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स जो हैं, जितने भी सेट्स हैं, वो आप सॉल्व करें टाइम लगा के. इससे क्या होगा, आपका जो थ्योरी में आपने पढ़ा है, यू विल बी एबल टू अप्लाई इट और आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा. आपका थोड़ा दिमाग जो है वो खुलेगा, आपको थोड़ी घबराहट हुई कि वेयर डू आई स्टैंड. तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो उठाने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. दिस आई एम डूइंग इट फॉर यू. ठीक है, विद द कंप्लीट इवैल्यूएशन एंड द कंप्लीट सॉल्यूशन. ओके, सो यस, let's get into the video. All right, the first question, what does it say? The first question, it says which of the following nutrients is the structural component of the cell wall in plants? Cell wall कहाँ होती है, हमने क्या देखा था? Cell wall is present in the plants only. Animals में cell wall नहीं होती है. और cell wall जो है वो क्या है? It is a dead part of a plant. It is not living part. ठीक है, तो cell wall का जो deposition होता है, तो उसमें कौन हेल्प करता है आपका? Not manganese, not potassium, phosphorus भी नहीं. What is it? Calcium. Calcium provides the stiffness to the cell wall. कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, इट हेल्प्स. और कैल्शियम आयंस जो है दे आल्सो हेल्प इन डिपोजिशन ऑफ द सेल वॉल. तो इसीलिए प्लांट्स का जो सेल वॉल है उसमें कौन हेल्प करेगा आपका फॉर्मेशन में? कैल्शियम. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल. थोड़ा बड़ा है बट जस्ट हैव पेशेंस. ओके, द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल. सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब, परमिएबल का मतलब होता है परमिट. क्या पढ़ा था हमने? परमिएबल का मतलब होता है परमिट, सिंपल इंग्लिश. तो सिलेक्टिवली परमिटिंग मतलब कि सिलेक्टेड चीजों को ही वो परमिट करती है अपने अंदर से जाने के लिए. नॉट एवरीथिंग, सब चीज को वो अलाउ नहीं करेगी, सिर्फ किसको? सिलेक्टिव चीजों को इट विल अलाउ टू एंटर थ्रू इटसेल्फ. ऑलराइट, तो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये हो गया. तो सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल कहा गया है, क्यों? क्या है इसका आंसर? फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज मेड अप ऑफ सिलेक्टेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ठीक है. सेकंड ऑप्शन है इट डज नॉट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सम सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. थर्ड ऑप्शन इज द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अकर्स ओनली एट स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन. ठीक है. थर्ड जो ऑप्शन है, और फिर इसके बाद डी ऑप्शन इज इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल व्हाइल द मूवमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इज प्रिवेंटेड. अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, द सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब जो मैंने बताया, उससे कौन सी डेफिनेशन इनमें से मैच होती है, देखते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कवर इट इज मेड अप ऑफ सिलेक्टेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ऑब्वियसली सिलेक्टेड ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसके लिए उसका नाम जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल तो नहीं है. परमिएबल मतलब परमिटिंग. ठीक है. सेकंड ऑप्शन क्या है? इट डज नॉट अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सम सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन. ठीक है. हम लोगों ने जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था तो हमने क्या देखा था? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन भी वो हेल्प करती है मूव करने में. उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें एनर्जी लगती है बट ट्रांसपोर्टेशन तो होता है. फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अकर्स ओनली एट स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन. यस, बट दैट इज नॉट द रीजन. तो आपका क्या बचता है? ऑप्शन डी, इट अलाउज ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट. इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? सिलेक्टिवली परमिएबल. ऑलराइट, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट क्वेश्चन है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेज कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं दे बर्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन वाटर. ओके, तो जो आरबीसीज हैं उनको अगर आप पानी में डालोगे तो वो बर्स्ट हो जाएंगे. ठीक है. और द स्टेटमेंट 2, व्हाट डज इट से? इट सेज कि ड्यू टू द वाटर फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस वाटर एंटर्स इनटू द रेड ब्लड सेल्स. ओके, तो ये क्या है? आपके रेड ब्लड सेल्स हैं. ठीक है. इनको आपने क्या किया? वाटर में प्लेस करा. यहाँ पे आसपास क्या है? वाटर है. तो वाटर का जो पोटेंशियल होता है, वाटर पोटेंशियल मतलब कि फ्लो करने का टेंडेंसी, वाटर की जो फ्लो करने की टेंडेंसी होती है वो काफी ज्यादा होती है. अब हमने क्या देखा कि वाटर का कंसेंट्रेशन आरबीसी के अंदर कम है और बाहर तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है क्योंकि हमने उसको वाटर में प्लेस करा हुआ है.
और आरबीसीज के अंदर आयंस हैं बहुत सारे, और बहुत सारे मतलब जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, Hb है, आयंस हैं बहुत सारे, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो आरबीसीज का कोई भी सेल हो, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन वाटर से तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, ऑस्मोसिस इज द फ्री मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। कभी भी मूवमेंट जो अगर फ्री मूवमेंट हो रही है तो इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पे ज्यादा है वहां से कहाँ पे बहेगा, जहाँ पर कम है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसमें सेल का जो आरबीसी का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, बाहर तो वाटर का कंसंट्रेशन तो ज्यादा है नहीं, वाटर का क्वांटिटी ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है। तो क्या होगा, जो आरबीसीज हैं वो बाहर की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर फ्लो होगा, और जो वाटर है वो अंदर फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि अंदर जो वाटर का कंटेंट है वो कम है, तो वाटर का पोटेंशियल ज्यादा है, फ्लो पोटेंशियल ज्यादा है, तो वाटर जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है तो वाटर अंदर की तरफ जाएगा, तो एक लिमिट होगी जिस लिमिट तक आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो उसको होल्ड कर सकती है, उसके बाद तो उसने फटना ही है। तो क्या होगा कि वाटर बहुत सारा अंदर चला जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, और फिर दे विल कोलैप्स। तो क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली इट्स करेक्ट, और ड्यू टू द वाटर फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। ऑलराइट। हम्म फिर द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज इट से? हम्म फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल? एनिमल सेल में क्या, इनमें से कौन से ऑर्गेनेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है जब हम ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे थे, तो दिस यू शुड नो। ओके, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में कि माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा ये राइट नहीं है, जस्ट मैंने ऐसे टिक करा। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट सेल वॉल नहीं आना चाहिए था, क्योंकि सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल्स में होती है, हमें अच्छे से पता है, कभी भी इसको भूलना नहीं है। फिर द सेकंड ऑप्शन, व्हाट डज इट से, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है क्या एनिमल सेल में? नहीं, फिर तो हम सारे हरे हरे देखेंगे, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होती है, तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन बी जो है दोनों ही कैंसिल हो गए। फिर थर्ड क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोप्लाज्म दोनों ही ओके, दीज आर क्रॉस टाइप। ठीक है, तो इसका आंसर जो है दोनों होंगे, सी और डी दोनों ही होंगे। दिस माइट बी सम टाइपिंग मिस्टेक, बट यस, न्यूक्लियस भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है एनिमल सेल में, साइटोप्लाज्म तो होता ही है ऑब्वियसली, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, और द डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, द सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज आल्सो प्रेजेंट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो प्रेजेंट। ओके, फिर द फिफ्थ क्वेश्चन। Okay, so fifth question, what does it say? Consider the following statement regarding osmosis in animal cell. Osmosis का हमने अभी क्या मतलब पढ़ा था कि osmosis में क्या होता है, higher concentration to lower concentration flow होता है, natural free flow. ठीक है, तो first option क्या बोल रहा है कि if the water potential of the solution surrounding the cell is too high, the cell will shrink. Okay, water potential मतलब कि flow करने की, थ्रू द मेम्ब्रेन फ्लो करने की टेंडेंसी वाटर की, अगर वो ज्यादा है तो ऑब्वियसली सेल के अंदर फ्लो होगा। ठीक है, सेल के अंदर अगर फ्लो होगा वाटर तो फिर बहुत सारा भर जाएगा, और फिर क्या होगा, श्रिंक नहीं होगा, वो फूल के बर्स्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, इफ द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल इज टू लो, द सेल विल स्वेल एंड बर्स्ट। अभी क्या हमने पढ़ा, जस्ट उसका ऑपोजिट है, अगर उसका वाटर पोटेंशियल जो है सेल के बाहर, जो वाटर पोटेंशियल प्रेजेंट है, वाटर जो प्रेजेंट है उसका पोटेंशियल अगर टू लो है, मतलब वो मूव ही नहीं करना चाह रहा, वो कहीं जाना ही नहीं चाह रहा, सेल के अंदर भी नहीं घुसना चाह रहा, तो उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ी ना सेल जो है वो जबरदस्ती फूल के चौड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। उसके उसमें उस टाइम पे क्या होगा, जो सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर की तरफ आएगा, तो इसलिए सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, फूलेगा नहीं, श्रिंक हो जाएगा। तो व्हाट डज दिस ऑप्शन इज आल्सो नॉट करेक्ट। फिर the third option, what does it say? It is important to maintain a constant water potential inside the animal body. Of course, constant जो water potential है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हमारे जो सेल हैं, बॉडी के जो सेल हैं वो shrink या swell होते रहेंगे, तो इसीलिए water potential is a lot important in animal body.
फिर फोर्थ है इन एनिमल सेल वाटर पोटेंशियल फॉर एक्सीड्स द सॉल्यूट पोटेंशियल, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द ऑप्शन, इट इज डी, it is B, only 3. All right. So next question, it is the sixth question, which is the site of cellular respiration in animal cell. Cellular respiration क्या होता है? सेल के अंदर जो, ये तो हमने बाहर सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब बाहर हमने रेस्पिरेशन कर लिया, तो इसके बाद जो अंदर प्रोसेस होती है कि आप रेस्पिरेशन से क्या, हम लोगों ने जो खाना बनाया है तो खाने को ब्रेक डाउन करते हैं और फिर ब्रेक डाउन करके उसकी एनर्जी जो बनती है वो क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और वो किसकी मदद से होती है, ऑक्सीजन वगैरह, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अंदर जो है वो एकदम माइन्यूट लेवल पे काम करती हैं और वो एनर्जी का प्रोडक्शन करती हैं। और एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, हमें क्या पता था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन में बेसिक क्या है कि आपका जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बनती है, फिर पायरुविक एसिड जो है वो क्रेब्स साइकिल में जाती है, फिर उसके बाद में ईटीसी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो दिस ऑल ऑफ दिस इज द सेलुलर रेस्पिरेशन का तामझाम। तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो यस, द ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया। So the next question is, within an animal, the most abundant inorganic constituents of the protoplasm is, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? नो, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स तो ज्यादा नहीं होते, सॉल्ट ज्यादा अंदर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, फिर वही रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह सब ऑस्मोसिस होने की वजह से क्या हो जाएगा, सेल जो है वो श्रिंक आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, वाटर जो है, यस वाटर इज प्रेजेंट, हमने क्या पढ़ा था 70 to 80% क्या होता है, वाटर होता है, किसमें, प्रोटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। तो वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट molecule, water is the most abundant component which is present in the cytoplasm and protoplasm, ठीक है। तो आयरन तो नहीं, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स और ये सब है, तो ये कभी भी ज्यादा मात्रा में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये दीज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। और जो आयंस, फ्री आयंस वगैरह होते हैं ये साइटोप्लाज्म में फ्लोट हो रहे होते हैं, पर साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। दिस मेक्स द बेस, वाटर क्या, वाटर एक बेस बनाता है, एक सॉल्युबल बेस बनाता है, और फिर उसमें बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं और ये सारे जो भी आयंस हैं वो फ्लोट हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर 8th क्वेश्चन, ग्रोथ एंड रिपेयर डैमेज, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू इन्वॉल्व, जो ग्रोथ होती है टिश्यू की, कोई भी टिश्यू हो उसकी ग्रोथ या सेल की टिश्यू सेल की ग्रोथ या फिर रिपेयरिंग का जो काम होता है वो किससे होता है, कौन से मैकेनिज्म से होता है, ठीक है। क्या हमने पढ़ा था, दो सेल डिविजन होते हैं, एक तो माइटोसिस और एक मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस कहाँ होता है, हमेशा जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उसमें होता है, और मियोसिस कहाँ होता है आपका, मियोसिस कहाँ होता है आपका, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही होगा मियोसिस। तो इसमें क्या बोल रहा है, माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज बोथ माइटोसिस एंड मियोटिक सेल डिवीजन, रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यू, ठीक है। और यहाँ पे सेल सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, मियोटिक सेल डिवीजन ओनली। फिर डी ऑप्शन इज ए माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली। हमने क्या पढ़ा था, मियोसिस तो होता नहीं है तो ये यहाँ पे कट गया, फिर ये भी कट गया, ए माइटोसिस तो नहीं होता हमारे एनिमल बॉडी में, तो फिर इसका क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली। माइटोटिक सेल डिवीजन ही होता है हमारी बॉडी में, रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑलवेज हैज द माइटोटिक सेल डिवीजन, सिर्फ रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होंगे उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following cell organelles is absent in animal cell, एनिमल सेल के अंदर कौन सा जो सेल ऑर्गेनेल है वो प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, क्या है, बहुत इजी से सवाल है, इसको मैंने 50 बार रिपीट कर दिया होगा, सेल वॉल नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज statement. Okay, so first statement, what does it say? Amoeba is a unicellular organism and the single cell performs all the functions of a living organism. ठीक है, अमीबा क्या है, एक बेसिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है विच इज यूनिसेलुलर, मतलब एक ही सेल है उसके पास, एक सेल है वही एक ऑर्गेनिज्म है। हम कैसे बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, इतने सारा बड़ा ऑर्गेनिज्म, बट वो जो अमीबा है वो क्या है, एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट व्हाट डज इट से कि
सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वही क्या करता है? स्ट्रक्चरल यूनिट है और वही फंक्शनल यूनिट है। तो यहाँ पे अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो सारे फंक्शन खुद ही करता है। क्यों? क्योंकि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट, फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, एंड statement 2 is always obviously the correct explanation of the statement 1. Okay, क्योंकि obviously cell is the functional unit of life and structural unit also. The next question, which one of the following is the smallest unit showing the properties of life such as capacity for metabolism, responses, environment, growth and reproduction? तो हमने ये अभी जो लास्ट वीडियो देखा था हमने न्यूक्लियस का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें what did we study? हमने क्या देखा था कि जो न्यूक्लियस है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर ऑल दिस रिस्पॉन्सेज, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? न्यूक्लियस है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? जीन, क्रोमोसोम एंड सेल, नो न्यूक्लियस। ऑलराइट, फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए इज आर करेक्ट? डीएनए के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, obviously. फिर all statements, all segments of DNA codes for synthesis of protein. DNA की जो सारी सेगमेंट्स हैं वो कोई ना कोई प्रोटीन के लिए कोड करती हैं, ऐसा जरूरी तो नहीं है, ठीक है। देयर आर सम डार्क एंड शैडो रीजन्स आल्सो। और फिर उसके बारे में आता है थर्ड इज न्यूक्लियर डीएनए इज डबल हेलिकल विद टू न्यूक्लियोटाइड चेन्स which run anti-parallel to each other. Of course, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ऐसे जो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक दूसरे के ऐसे एंटी पैरेलल अरेंज होती हैं और इट रन्स एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ईच द वन अनदर स्ट्रैंड, ठीक है। फिर द फोर्थ ऑप्शन इज कि डीएनए इज आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। यस, ऑफ कोर्स। थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बायोसिस, the which states the mitochondria was individual prokaryotic organism and एक दिन वो आया यूकैरियोटिक सेल के अंदर और वो वहीं पर रह गया। तो इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास खुद का डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है, बाकी प्लास्टिड्स के पास भी खुद का डीएनए होता है। ओके, सो इसका क्या ऑप्शन होगा? फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। ओके, सो सेकंड इज नॉट करेक्ट, तो इसका क्या है? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। यस, सी। Alright, so this is all about today's previous year questions. So आपको भी I will suggest कि please go through all the previous year questions and some of them we will be covering here. तो आप कृपया पढ़ाई करते हैं, रिविजन करते रहें अपनी, आपके साथ में you also keep on revising the stuff, because if you don't revise the things तो पहले भी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो just never forget the revision, and yes, if you have any examination around the corner, then best of luck for you. Thank you.